जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्लास दूसरा होगा। अभी हम इस क्लास में पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर है सारे का जो है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो 32 तक हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अभी जो हम क्वेश्चन 33 से आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसको, एक राष्ट्रपति को जो है उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है वो किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक, देखिए कभी कभी जो है आपको उसका कार्यकाल पूछ देगा कि कितने वर्ष का होता है। तो 22 वर्ष की उम्र में वह क्या होता है, अपना पद से हट जाता है, कार्यरत देखिए तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217 के एक के को के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थ के आधार पर संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जाता है। पदमुक्त किया जाता है। देखिए अगर उसको हम हटाने की बात करें, जैसे वो कदाचार में पकड़ा गया या असमर्थता के अथी में पकड़ा गया, तो क्या होता है, संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत में जो उपस्थित सदस्य है सदन में, उसका मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से अगर ये पारित करते हैं कि वह कदाचार युक्त है, तो क्या करते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा क्या करते हैं, पदमुक्त कर दिया जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहा में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। देखिए ये भी पूछ सकता है, देश का पहला मोबाइल सघन अदालत कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो हरियाणा में। कहाँ किया गया था, किस राज्य में, हरियाणा में। हरियाणा के कौन सा जिला में, मेवात जिला में, ठीक है। और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने। देखिए पूछेगा कि जब चलित न्यायालय ये मोबाइल न्यायालय चलाया गया तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो के.जी. बालकृष्णन थे। और इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है किसके, अनुच्छेद 352 के द्वारा। और अगर हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वो अनुच्छेद कितना करता है, अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात की अगर बात करें हम, वित्तीय आपात होता है अनुच्छेद 360 में, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। चलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा व्याख्या क्या क्या दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपातकाल स्थिति विद्यमान है यह होने की निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उनके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति कर सकते हैं और इसी के तहत क्या करते हैं, आपातकाल लागू कर देते हैं, ठीक है। और ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर, देखिए आंतरिक
देखिए आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब देखिए अनुच्छेद 355 जो है ये संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह किसका कार्य है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। किस अनुच्छेद के तहत? 355 के तहत। आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है 356 में। कहता है कि 356 देखिए, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, लागू कर देता है। आगे चलते हैं, देखिए 360 में क्या दिया हुआ है? यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है। क्या है? वित्तीय स्थिति संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। सीधे सीधे बात में समझ जाइए कि अनुच्छेद 352 ये जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और अनुच्छेद 356 राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाता है। और अगर हम बात करें 360, तो 360 जो है ये वित्तीय आपात लागू करता है। कौन सा करता है? वित्तीय आपात। बस ये संक्षेप में यही तीनों का डिस्कशन दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। कहता है केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि ये जो 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया मतदाता का उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1988। देखिए 88 की जगह 89 भी दे सकता है, चूंकि यह जो है पहली बार जब प्रयोग किया गया था नवंबर 1989 में प्रयोग किया गया था, ठीक है। और यह कौनवी लोकसभा था? ये जो है 9वीं लोकसभा था, 9वीं लोकसभा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 से कहता है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान। इसका हम डिटेल पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कहता है कि भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए जब 2003 के पहले जो था ना उसमें जो है 18 थी। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थी? 18। लेकिन वर्तमान में जो है ये 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। तो आगे चलते हैं, देखिए इसका व्याख्या कहता है 92वां संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब कितना हो गई है? 22 भाषा हो गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 से कहता है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। कौन है? बलवंत राय मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था कि ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। किसने? बलवंत राय मेहता ने। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं।
इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि वर्ष 1952 में प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभिक राष्ट्रीय विस्तार योजना जिसको कहते हैं NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। कब किया गया था बलवंत राय समिति का गठन? 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है। कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बड़े देशों के लिए आदर्श ये सही नहीं है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सब जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही है। बाकी बड़े देशों के लिए आदर्श ये सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका कहता है केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाई के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उसका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए कहता है कि अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देश के लिए आदर्श की व्यवस्था होती है, न कि बड़े देश के लिए। तो वहाँ मेरा क्या हो जाता कि बड़े देश के लिए जो था ऑप्शन में वो मेरा गलत हो जाता, परंतु यह किस देश के लिए आदर्श व्यवस्था होती है? ये छोटे देश के लिए आदर्श व्यवस्था होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये भी जो है बलवंत राय मेहता ने ही किया था, यानी कि विकेंद्रीकरण और पंचायती राज त्रिस्तरीय दोनों का कौन किया था? बलवंत राय मेहता ही ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपना सिफारिश प्रस्तुत किया। ठीक है, पंचायती राज पर प्रस्तुत किया 1957 में, जिसमें प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश भी की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्था का गठन होना, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर, ये 3 स्तरीय जो है पंचायती राज होने की बात कही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज द्विस्तरीय होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की थी द्विस्तरीय की। देखिए अशोक मेहता समिति पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था, और बलवंत राय मेहता समिति वो जो है पंचायती राज त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था किया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि वर्ष 1977 में गठित आलोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। किसने किया था? ये त्रिस्तरीय का किया था बलवंत राय मेहता। 1977 गठित हो गया था और 1978 में क्या हुआ? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय की संस्तुति की थी, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन की सुझाव दिया था। मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वह है प्रशासनिक प्राधिकरण। कौन है? प्रशासनिक प्राधिकरण। इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या कहता है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकार या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। देखिए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? पंचायत समिति, जो कि प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी भी बोलते हैं इसको।
ऑप्शन में जो भी रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। ठीक है, देखिए एक ज्येष्ठ प्रमुख, उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समिति के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके निम्न समिति गठित की जाएंगी, जैसे कि शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और एक प्रशासनिक समिति, ये सब इसके द्वारा गठित की जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कहता है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी हम व्याख्या पढ़े हैं, चलिए इसका देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है, तो अब जो है 1206 जाति हो गई है। ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा। देखिए 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो गई है, 1206 हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। 5 गो इसमें अस्थायी सदस्य है, कौन कौन है, रूस है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सब क्या है, अस्थायी सदस्य है। इसका मतलब है कि आपका ये जर्मनी जो है ये आपका अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब क्या है, अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो कि कौन कौन सा है, देखिए यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है और फ्रांस एवं चीन है। ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य हैं। शेष 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं, जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ये 10 को जो है 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है मानवाधिकार के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे, मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका व्याख्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। पूछेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहता है चुनाव की समाचार एजेंसी क्या नाम है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। न्यू चाइना न्यू एजेंसी चीन के समाचार एजेंसी का नाम है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहते हैं कि न्यू चाइना न्यू एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन का समाचार एजेंसी है। देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन जो है, 49 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर
भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ किया गया था? तो ये बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1965 में। कब किया गया था? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब किया गया था? 1965 में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देश की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए, इससे दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसका गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 1965 को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे व्याख्या इसका। कहता है भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उनके होने, पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप से देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन, संसद अस्थायी, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। आगे देखिए, कहता है कि संविधान के शेष उपबंध जो है, जो शेष बच गया था, उसको जो है 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया? वो प्रभावी हो गया। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की, पूर्ण रूप की क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण के। अगर अंगीकृत की बात पूछे तो 26 नवंबर, और अगर पूछेगा संपूर्ण क्रियान्वित होने की तिथि कब है, तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 53 है, कहता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, सबसे पहले होगा सार्वभौम, सार्वभौम के बाद सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये सब जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के रूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम जो है इस प्रकार है। देखिए, हम बोलते हैं कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये जिसको धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, और गणतंत्र, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सब जो है संविधान में शब्द उल्लिखित हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान
की प्रस्तावना में जो है भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है किससे होती है, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। क्या है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान होता है। क्या मतलब होता है, लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। क्या है, जनता को जो है सरकार चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है। किसको, जनता को। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि प्रजातंत्र का आशय है जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। भारत में भी यही आशय है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इसका राइट आंसर होगा प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या है, संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, एक तो संघात्मक और दूसरा एकात्मक। ठीक है, भारतीय संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। संविधान वेत्ताओं ने संविधान को कितने में, एक संघात्मक और एक एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारे शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है। एकात्मक किसको कहते हैं, जिसमें जो है जिसमें वह संविधान जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां जो है एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्र सरकार होती है। ठीक है, इसमें प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। एकात्मक में जो है क्या होता है, प्रांतों के सरकार को केंद्र के सरकार के अधीन रहना पड़ता है। और देखिए आगे कहता है कि इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों का विभाजन रहता है तथा दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफी मतभेद रहा। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। क्या है, संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में क्या है, आपत्ति है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्रोफेसर वेयर ने क्या किया, इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप से है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्तियां हैं, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न ही विशुद्ध एकात्मक है। ठीक है, न ही विशुद्ध जो है संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक है। यानी ना तो शुद्ध में वह इसको संघात्मक भी कह सकते हैं और ना ही शुद्ध में इसको एकात्मक भी कह सकते हैं, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है, एकात्मक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 60। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल से है। किससे है, दल बदल से है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे पूछेगा, एक तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से, और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तब 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ऑप्शन ये होगा। ठीक है,
आगे है एक्सर कहता है भूमि सुधार के विषयों के डैश के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किया जाता है। किसी भूभाग को सम्मेलन द्वारा भी क्या होता है, भारत का नागरिकता प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न तरीके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देखिए 4 तरीका है प्राप्त करने का। एक तो जन्म द्वारा, दूसरा देशीकरण द्वारा, तीसरा भूभाग को सम्मेलन द्वारा और चौथा रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। क्या है? एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 64 पे। चलिए इसकी व्याख्या इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा व्याख्या है। कहता है कि मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद कितना में है? 32 में है। उच्च न्यायालय के पास 256 के तहत है, 226 के तहत को प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षता, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये जो है जैसे उच्चतम न्यायालय करेगा तो ये अनुच्छेद 32 के द्वारा करेगा, उच्च न्यायालय करेगा तो अनुच्छेद 226 के द्वारा करेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक ये क्या है? मौलिक अधिकार है। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछेगा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है। किसके बीच आता है? 36 से 51 के बीच। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद ए जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के 1 के क में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। यानी कि आगे चलते हैं। देखिए पहले जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत अब नहीं आता है, लेकिन पहले आता था। देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार से क्या कर दिया? हटा करके अनुच्छेद कितना में कर दिया? 300 क में शामिल कर दिया गया, जो विधिकीय कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन गया? वो अब विधिकीय कानूनी अधिकार बन गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षिता को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अधिकार परीक्षिता को पोस्टमार्टम कहा जाता है। चलिए इसके व्याख्या। चलिए कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय का। देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछेगा, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। कौन कहा था? तो भीमराव अंबेडकर कहा था। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षिता। देखिए अधिकार परीक्षिता को संवैधानिक उपचार का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम अधिकार परीक्षिता को कहा जाता है।
आगे है कहता है कि यह कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाही की जांच की जाती है। देखिए दोनों हो गया पोस्टमार्टम, यानी कि एक तो अधिकार परीक्षिता जिसको क्या कहते हैं पोस्टमार्टम कहते हैं, और एक और क्या हो गया कि उत्प्रेषण, यानी कि इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी क्या कहा जाता है पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। अब देखिए पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिनमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे को वैधता की जांच की जाती है। तो इसका देखिए अब जैसे इसका एग्जाम पूछे तो इसका मार देंगे आप ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन ई होगा। देखिए यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक स्तर पत्र में विकल्प डी सही माना था, लेकिन इसका होना चाहिए ई। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये भाग 4 में आता है और अनुच्छेद कितना से 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए। देखिए इसकी व्याख्या है, कहता है एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानून के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद कितना में आता है, अनुच्छेद 40 में आता है। किस में आता है, अनुच्छेद 40 में। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 40, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा क्या होती है, परिवर्तनीय होती है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति क्या करती है, सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कहता है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है कौन से संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग 4 के क एवं 51 के क को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्य का संख्या 10 थी और 46वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य के आचार आदेशों को नाम से भी जाना जाता है। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए कि मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के क और 51 के क में शामिल किया गया। और पहले जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या जो था वो 10 था। अभी जो है वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गया और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा है वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। कहता है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य, लेकिन अब क्या हो गया, 11 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। कौन सा है, तो हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के क के च में शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि राष्ट्रपति क्या है? वह संसद का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कहता है कि भारत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर क्या करता है? संसद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संसद का निर्माण। तो संसद में कितने भाग हो गया? राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा 3 हो गया। इस प्रकार वह क्या होता है? संसद के अभिन्न अंग तो है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, ये उत्तरदायी सरकार, ये सरकार के वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसीलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आज जो है आपका यहीं तक क्लास रहा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 75 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।